नमस्कार। मैं जन मीडिया टीवी से सुजाता मिश्रा और आज हम कोरोना के विषय पे बात करेंगे, जहां पर हम देख रहे हैं कि आजकल 24 आवर्स में 3.3 लाख केसेस आ चुके हैं 24 आवर्स में। और जो डेथ हो चुकी है वो 2265 लोगों की डेथ हो चुकी है। एक्टिव केसेस की बात करें तो 24 लाख है। ऐसे में अगर हम कहें तो कोरोना का जो कहर है वो आम जनता पर ज़्यादा पड़ रहा है। कहीं पर आग लग जा रही है किसी हॉस्पिटल में, तो कहीं पर ऑक्सीजन की कमी है, जो यह दिखलाता है कि जो भारत का जो सिस्टम है, उसका जो तंत्र है वो हर जगह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें आज हम जो हमारे स्टूडियो में कुछ गेस्ट आए हुए हैं, आज हम उनके व्यूज जानेंगे और उनका जो कार्य प्रणाली है कैसे इस पे रोकथाम लगाएंगे। आज का हमारा टॉपिक भी है कि सरकार का तंत्र ध्वस्त, कोरोना की वजह से जनता पस्त। तो आज हमारे जो स्टूडियो है उसमें जो गेस्ट आए हुए हैं उनसे मैं आपको परिचित करवा दूं। यहाँ पर आलोक शर्मा जी हैं जो निगम पार्षद हैं, मिस्टर प्रफुल्ल जी हैं जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और मिस्टर विकास हैं जो कि विविध टेक्नो से हैं, और संजीव तिवारी जी हैं जो ग्रामोदय फाउंडेशन से हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आलोक शर्मा जी आप बताइए। नमस्कार आप सभी का। जी नमस्कार। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं अभी जो हालात चल रहे हैं, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो दिल्ली में जो स्थिति है अभी, वो बहुत ही भयानक स्थिति है। सिर्फ दिल्ली में ही लोग नहीं, बाग, महाराष्ट्र वगैरह सभी जगह पे खराब है अभी। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। मैं कह रही हूँ कि अभी जो हालात हैं खराब वो महाराष्ट्र, यूपी और मध्य प्रदेश, हर जगह पे कोरोना की वजह से हालत खराब है। यहाँ पे केंद्र सरकार और जो हमारी गवर्नमेंट है, उन दोनों का ही जो सिस्टम है वो फेलियर होता हुआ दिखाई देता है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं और इसको कैसे ठीक किया जाए? अभी कुछ ही दिनों पहले हम सब ने देखा कि मोदी जी ने टेलीविजन पर आकर जी जो ये ऑक्सीजन की जो कमी है, सबसे बड़ी दिक्कत आज भारतवर्ष में जो है, जिन जिन प्रदेशों में ऑक्सीजन की कमी है वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाने का काम उन्होंने अब शुरू मतलब कि हो चुका है उसमें। जी अगर मैं दिल्ली में भी देखता हूं कि मेरे पास में सरोज हॉस्पिटल है, 2-3 हॉस्पिटल और हैं, कल वहां पर ऑक्सीजन पहुंचा गया है। जी प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया, चाहे वो रिलायंस के उद्योगपति हो, चाहे टाटा के उद्योगपति हो, बड़ी बड़ी कंपनियों से भी आग्रह किया है कि जो ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसको बढ़ाया जाए। और उसमें मैंने पढ़ भी रहा था कि उसमें टाटा ने, रिलायंस ने, बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनका पूरा साथ दिया है और ये पहुंचाने का काम जारी हो चुका है। अभी आज हमने भी देखा कि जो लड़ाकू विमान है उनके द्वारा भी इसको पहुंचाया जा रहा है। बड़ा ही सराहनीय कार्य जो नरेंद्र मोदी जी इस टाइम कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एकदम से ऐसी आपदा एकदम से आ जाएगी। और जो अन्य कंपनियां हैं जिनको ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता होती थी, उनसे भी आग्रह किया है, उन फैक्ट्रियों को बंद किया गया है कि जो ऑक्सीजन है वो लोगों तक पहुंचे, और उन तक पहुंचने का कार्य हो रहा है। इसके बारे में मैं एक और क्वेश्चन करना चाहूँगी कि जो चीज़ें स्टॉक में ख़त्म हो रही है उसके बारे में पहले से ही गवर्नमेंट को संज्ञान लेना चाहिए था। और इसको भी अगर छोड़ दिया जाए तो एक जगह महाराष्ट्र में देखा जा रहा है कि वहाँ पे विरार हॉस्पिटल में आग लगने से नियर अबाउट 13 लोगों की जान चली गई है। तो इस तरह की लापरवाहियाँ इस समय कोरोना के टाइम में इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकता है कोई? बिल्कुल ही मैं कहना चाहूंगा कि जो महाराष्ट्र सरकार का जो हम पहले भी देखते आए हैं, चाहे वो सुशांत सिंह के मामले का केस हो, और जी आज जो एक विपदा जो आ रखी है, उससे पहले कोविड भी वहां हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जो सरकारें हैं वो किस तरीके से वहां काम कर रही हैं। हम सबको मालूम है कि जो कोरोना का टाइम है अभी खत्म नहीं हुआ है, बार बार डॉक्टर चेतावनी दे रहे हैं कि जो कोरोना का समय है वो खत्म नहीं हुआ है, हम सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो मैं सीधा सीधा महाराष्ट्र सरकार है जो ये लापरवाही हुई है, ये अभी देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा था कि ये
एक सोची समझी एक चाल थी कि जिस प्रकार से जहाँ लापरवाही हो गई और इस लापरवाही में जो अनेकों परिवार उसमें मारे गए हैं, उसके बाद वो मुआवजा उसमें दे देते हैं 5-5 लाख का, बहुत ही शर्मनाक बात है। इस चीज को गंभीरता से देखना चाहिए था। इसमें किसने ऐसा किया, अभी तक इसमें किसी भी आरोप को कोई साबित नहीं हो पाया है किसकी लापरवाही से हुआ है। तो इसमें सरकार साफ साफ दिखती है कि सरकार इसमें कितनी ही कमजोर है, या तो उसके अंदर काम करने की शक्ति नहीं है, या वो बताना ही नहीं चाहती कि इसमें जिम्मेवारी है किसकी। अच्छा, मिस्टर प्रफुल्ल जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कोरोना महामारी जो है यह एक आपदा है, त्रासदी है। और जहां तक सरकार का सवाल है, कोरोना को सरकार किसी भी तंत्र के माध्यम से रोक नहीं सकती, क्योंकि भारत जैसे देश की जो आबादी है, जो घनत्व है, वह बहुत भारी और बहुत बड़ा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे WHO के माध्यम से, हमारे देश के अच्छे अच्छे डॉक्टरों के माध्यम से, हमारे देश के प्रधानमंत्री के माध्यम से हम लोगों को चेताया जा रहा है पूर्व से। लेकिन पिछले बार जब कोरोना आई थी तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया था, जो सरकार अपना उल्लू सीधा कर रही है। और जो लोग यह कहकर सरकार का मजाक उड़ाए थे, आज वो लोग भी भयाक्रांत हैं। आज उनको भी लग रहा है कि कोरोना वास्तव में जड़ जमा चुकी है। यहाँ पर मैं प्रफुल्ल जी आपको रोकना चाहूंगी। एक मिनट प्रफुल्ल जी, आपने कहा कि पहले पिछले साल जैसे कोरोना आया था, किसी ने भी उस चीज को फॉलो नहीं किया था, कर नहीं रहे थे। तो अभी प्रधानमंत्री जी जो यहाँ पे बांग्लादेश गए हुए थे, उन्होंने वहाँ पे रैलियां की थी और बहुत सारी, तो इसमें उनको नहीं लगा कि इसमें फैलेगा, उन्होंने इस तरह की रैलियां वहाँ पर की हुई है। अमित शाह जी ने किया हुआ है, तो क्या संदेश, उन्होंने ही स्टार्ट किया है, संदेश तो उन्हीं की साइड से गया है। देखिए, अपने देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कंटिन्यू करने के लिए सरकार ने साहस किया, देश में चुनाव हो जाए, इसके लिए बिगुल बजा। लेकिन जिस ढंग से चुनावी प्रक्रिया प्रारंभ हुई और साथ ही कोरोना का हमला प्रारंभ हुआ, तो उंगली उठाना, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं, देश चलाने वाले की तरफ उठेगा ही। लेकिन हम अपने प्रजातंत्र को संभाल के रखने के लिए चुनाव भी आवश्यक विषय है। और चुनाव का जो मामला है वो प्रधानमंत्री का मामला नहीं है, चुनाव आयोग का मामला है। चुनाव देश में समय पर संपन्न हो, जिसकी प्रक्रिया है चुनाव आयोग के माध्यम से संचालित होती है। हाँ, जो चुनाव बंगाल जैसे प्रदेश में प्रारंभ हो चुकी थी, तो उसको बीच में रोकना, क्योंकि अंतिम चरण में है, एक चरण का मात्र रह गया है, अंतिम चरण में है, तो ये मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग चुनावी काम को लेके आगे बढ़ चुकी है। रही बड़े बड़े रैलियों की बात, तो रैली आजकल जो चुनावी स्थिति हो गई है भारत की, वह भीड़ जुटाओ और सत्ता पाओ। तो जिसके पास जितनी ताकत होती है वो लगाती है। और सिर्फ प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने ही रैली को प्रश्रय नहीं दिया, सारे विपक्ष के लोगों ने भी जिसको जितना दम था अपना पावर लगाया। हाँ, हम सत्ता में हैं तो उंगली हमारे तरफ उठेगी, जनता ही नहीं रहेगी और तो हम इसको क्या और क्या चीज। मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। आलोक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बिल्कुल प्रफुल्ल जी की बात से एग्री करता हूं कि जो इलेक्शन कमीशन है, आपने कहा कि मोदी जी ने इसकी शुरुआत करी, आप ये कहना बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसमें जो इलेक्शन कमीशन है वो चुनाव को तय करता है। जितनी भी रैलियां होती हैं उसकी परमिशन ली जाती है, सब कुछ होता है, एक प्रशासनिक तौर से इस चीज को किया जाता है। तो ये कहना गलत है, क्योंकि ममता बनर्जी वहां ऑलरेडी पहले ही बहुत रैलियां उसमें कर चुकी थी, और जब बंगाल की वहां पर सरकार थी तो इसको देखना बंगाल का ही काम था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है वहां से, तो कम से कम उनको व्यवस्था बनानी चाहिए कि किस प्रकार से व्यवस्था है। तो मैं प्रफुल्ल जी की बात से एग्री करता हूँ और बोलना चाहूंगा, ये इलेक्शन कमीशन डेट तय करता है, और जो भी चुनाव की प्रक्रिया वो कुछ को देखेगा वो। मिस्टर विकास जी, आपका इसके बारे में क्या
अनुभव है? आवाज नहीं आ रही है आपकी। एक मिनट, अभी आ जाए। अभी आ रही है आवाज? जी। जी अभी आ रही है। हाँ अब आ रही। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे पास जो ये अनुभव इसलिए मैं नहीं बता सकता इसमें, क्योंकि अनुभव बहुत ही शॉर्ट टर्म का है। अभी हम लोग इसको समझ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में इस तरह की आपदा ही हम पहली बार देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने इस तरह की आपदा को कभी जो है सो झेला नहीं। हालांकि कहा जाता है कि महामारियां जो है सो हैजा, प्लेग, इस तरह की कई महामारियां आई, लेकिन लास्ट डिबेट में भी हम लोगों को याद है कि हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा कि ये थोड़ा हाई प्रोफाइल डिजीज है, जो वायरस है, जो हाई प्रोफाइल इनकम ग्रुप को अफेक्ट कर रहा है, और उसके बाद वो धीरे धीरे करके नीचे लेवल पे जा रहा है। लास्ट ईयर तारीफ के काबिल था जो उन्होंने लॉकडाउन को इम्पोज किया था, बट वो जो इच्छा शक्ति थी, शायद मुझे नहीं पता कि कौन सी ऐसी ऐसे रीजन्स थे जो पिछली बार तो लॉकडाउन लग गया लेकिन इस बार नहीं लॉकडाउन लगा पाने में अक्षम है। प्रधानमंत्री जी ने अभी भी फिर से नया जो उनका अभी उन्होंने संदेश दिया था, उस संदेश में भी उन्होंने ये इस बात को कहा कि लॉकडाउन अंतिम हमारा विकल्प होगा। लेकिन अब चूंकि ये त्रासदी है जिसका संज्ञान खुद कोर्ट भी ले रहा है, कोर्ट भी अब ये कह रहा है कि आज के डेट में क्यों ना इसको जो है सो आपात हेल्थ इमरजेंसी के लिए इसको मोल्ड किया जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो लोगों की त्रासदी हो रही है उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों की मृत्यु हो रही है, ये इम्पोर्टेंट है, और हम जो है सो जन संवेदनाओं से संवेदनहीनता की तरफ नहीं जा सकते। हम कोई तुगलकी वो राज्यकाल में नहीं है कि जो किसी का इम्पोज हो गया, किसी का इम्पोज हो रहा है, किसी का नहीं हो रहा है, किसी को समझ में आ रहा है। एक एक आदमी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। इस महत्वपूर्ण जीवन से ऊपर तो कुछ भी नहीं माना जा सकता। अब कई रीजन बताए जा रहे हैं, उस रीजन में व्यवसाय को भी बताया जा रहा है। मैं खुद भी व्यवसायी हूँ, लेकिन आज के डेट में मेरे लिए मेरा जीवन सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जीवन यापन करने के लिए मेरे को कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, उसका सुदृढ़ कुछ ना कुछ हम लोग अल्टरनेट हम जरूर निकालेंगे। लेकिन आप ये सोचिए ना कि अगर एक बंदा अपना जीवन खो दे रहा है, आपाधापी मची हुई है, हॉस्पिटल आप देखिए, और बिहार की स्थिति देखिए। बिहार में तो और स्थिति खराब है, जहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखा है। दिल्ली की स्थिति देखिए, दिल्ली में क्या है कि जिस दिन कोरोना का इम्पैक्ट हाई हुआ, उस दिन से जो सीएम है उनकी वाइफ को कोरोना हो गया, और जो सीएम है वो खुद ही आइसोलेट हो चुके हैं। स्थिति बहुत नाजुक है। मुझे तो लगता है कि ये जो राजनीतिक प्रकल्प का जो शून्यता है, वो इस स्थिति को और भयावह कर दे रहा है, क्योंकि कहीं ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ऑक्सीजन के लिए जो है सो केजरीवाल सरकार जो है सो प्रेशर डाल रही है केंद्र सरकार पे, तब जाके वो संज्ञान लेती है केंद्र सरकार की, हाँ इनको ऑक्सीजन का कोटा इनको बढ़ाना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं तो डिस्टरबेंस है इसमें। मैं तो यही मानूंगा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं इस बार जो है सो लड़खड़ाती हुई दिखाई दे रही है, और जिसका जो है सो लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये बहुत ही भयावह है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एक आम जनता जैसे अगर आप जैसा कह रहे हैं कि उन्हें डर, मतलब आप एज ए व्यवसायी आपको डर लग रहा है, तो जनता, कई ऐसे जनता मैंने देखे हैं जो बिना मास्क लगाए बाहर घूमते रहते हैं और बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहे हैं। उन्हें क्या अपनी जान का बिल्कुल परवाह नहीं है? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जनता, देखिए ऐसा होता है कि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति और जनता दो अलग अलग चीजें हैं। जनता में कुछ बुद्धिजीवी वर्ग भी है, और कुछ एकदम कॉमन स्टैंडर्ड्स के लोग हैं। तो जो कॉमन स्टैंडर्ड्स के लोग हैं उनको हो सकता है कि उनको संज्ञान ना हो कि ये कितनी भयावह है, क्योंकि उस स्थिति तक उनका जो अनुभव है या उनकी जो पहुंच है वहां तक पहुंची ही नहीं है। तो हो सकता है कि वो उसको नजरअंदाज करें, क्योंकि लास्ट टाइम अभी जैसे प्रफुल्ल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि कुछ लोगों को लग रहा था कि कोरोना जैसी कोई बीमारी है थी ही नहीं पिछली बार, वो ऐसे ही अफवाह मचाई गई थी, क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों की जान बच गई। लेकिन अब इस बार चूंकि वो खुल के सामने एकदम मुंह फाड़े खड़ा है कि कोई भी दिख जाए हम उसको ग्रास कर लें, तो आज हमारी जो है सो स्थिति बदल चुकी है। आज हम भी सोचते हैं कि यार ये जो पिछली बार का लॉकडाउन था वो सही था। लास्ट टाइम हो सकता है कि हमें से ही कई लोग ऐसे कह रहे हो कि यार ये क्यों लॉकडाउन लगा दिया,
आज जो है सो वही बंदे उसको कह रहे हैं कि लॉकडाउन जो है सो जरूरी है। ये देखिए, ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी है कि जो कॉमन पीपल होता है उसकी पहुंच उतनी दूर नहीं है जितना कि राज्य सरकार की है। आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया कि आज जर्मनी से आप जो है सो एयर बाय एयर आप ऑक्सीजन मंगा रहे हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि कुछ कुछ हमने समय खो दिया। हमने 10-15 दिन का जो मौका था हमारे पास वो हमने खो दिया है। और वो एक मतलब उसमें हो सकता है कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी जी ने पहला स्टेप उठाया कि हम रैली करेंगे ही नहीं, तो वो रैली वापस आने के बाद फिर कुछ एफर्ट्स इधर से लगे, कुछ ममता जी ने बोला। अब जाके जो है सो चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है कि नहीं, अब इस तरह की बाइक रैली और ये सब नहीं होगा। ये इम्पोर्टेंट है, ये चुनाव आयोग की तरफ से हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता, एक स्वेच्छा से भी बात होती है कि हाँ आप प्रधानमंत्री हैं, आप अगर मुख्यमंत्री हैं, मैं हर एक दल को इसमें बोल रहा हूँ कि इनका राजनीतिक इच्छा शक्ति इनको खुद बताना चाहिए कि हम सामाजिक पहले हैं, हमारे लिए मनुष्यता सबसे पहले आगे आती है। ये रैली और ये सब चीजें तो होती ही रहेंगी। आज नहीं इलेक्शन हो रहा है तो 10 दिन बाद भी हो जाएगा, तो कोई ऐसे भागा नहीं जा रहा है। लेकिन अगर 10 आदमी खो जाते हैं इस बीच में तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। आलोक शर्मा जी, आप कुछ कह रहे थे? लेकिन मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूँ कि अगर दिल्ली सरकार की बात करें, अगर दिल्ली सरकार ने अपना जो बजट बनाया था वो कम से कम 9,900 करोड़ रुपए का जो दिल्ली का अपना बजट था, अगर मैं बात करूं कि उन्होंने उसमें से अभी एक साल के अंदर 293 करोड़ रुपए के करीब उन्होंने खर्च किया है, वो सिर्फ प्रचार पर खर्च किया है। अगर सरकार इतनी अपने आप में अगर इतने मोहल्ला क्लिनिक खोले गए, मैं ये कहता हूँ एक भी मोहल्ला क्लिनिक के अंदर ना कोई इलाज हो रहा, ना कोई टेस्ट हो रहा। अगर पिछले 6 दिन की बात करें तो एक भी टेस्ट नहीं हो पा रहा है। अभी तो ये संख्या पता नहीं कितनी अधिक है जो अब टेस्ट हो ही नहीं रहा, लोग बाग जा नहीं पा रहे, हॉस्पिटलों में दिक्कत है। अगर ऑक्सीजन की ये समस्या है, मैं यहाँ पर कई लोग ऐसे देखता हूँ जिन्होंने स्टोर कर रखे हैं। दिल्ली सरकार के ही वो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं, उन पे कोई भी अंकुश नहीं लगाया जा रहा। बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं करी जा रही। अगर आप भी आरटीआई से अगर निकालेंगे कि 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक कितना पैसा दिल्ली सरकार ने हेल्थ सिस्टम पे खर्च किया है और कितना प्रचार पे खर्च किया है, तो आपको झूठ और सच पता चल जाएगा कि दिल्ली सरकार ने प्रचार प्रसार में नंबर 1 रही है। कोई भी नया हॉस्पिटल का निर्माण नहीं हुआ है, कोई हेल्थ सेक्टर में ऐसा कोई काम नहीं हुआ है। जब मोदी जी ने 5-5 लाख रुपए की योजना लागू करी थी तो उसको दिल्ली सरकार ने मना कर दिया था कि आप इस पॉलिसी को लागू नहीं करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि हेल्थ सेक्टर और बेहतर हो, बढ़िया हो, एक बार जाते हैं फोटो खिंचा देते हैं, सिसोदिया जी जाते हैं ग्राउंड लेते हैं, आज मैंने इसको सस्पेंड कर दिया, आज मैंने इसको सस्पेंड कर दिया। इन चीजों से सरकार नहीं चलती, सरकार चलती है कामों से, सरकार चलती है। अगर आपने सही में कुछ खर्च किया है तो दिल्ली की जनता को दिखाएं कि हेल्थ सेक्टर में हमने इतना रुपया खर्च किया है। मैं मोहल्ला क्लिनिक इतने सारे खोले गए, आज एक भी मोहल्ला क्लिनिक में कोई भी इलाज नहीं हो रहा है। जो टेस्ट होने चाहिए थे दिल्ली के, अपनी दिल्ली की संख्या को छुपाने के लिए सारे टेस्ट बंद कर दिए गए। लोग परेशान हो रहे हैं। डेली मेरे पास सुबह से रात तक फोन आते हैं कि जी मेरा एडमिशन करा दो, मेरा कोई टेस्ट करा दो। ये सारी दिक्कतें हैं जो दिल्ली को देखना चाहिए। आइए जी बोलिए। मैं एक चीज और संजीव जी से माफी चाहूंगा, मैं उनका समय ले रहा हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है कि दिल्ली की ऐसी व्यवस्था हो चुकी है जहाँ पे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं आज खुद ही आइसोलेट में चले गए जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये पिछले बार भी हुआ था, इस बार भी हुआ है। तो ये जो है सो बड़ा हास्यास्पद है कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद ही आइसोलेट हो चुके हैं और जनता जब त्राहिमाम कर चुकी है, जहाँ बेड नहीं मिल रहे हैं। आप अगर उसके मुकाबले आप अगर देखेंगे तो इंडिविजुअल लोग हैं जो मंगोलपुरी में ऑक्सीजन के सिलेंडर्स बांट रहे हैं। लोगों में वो मानवता है, लेकिन जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है वो कहीं शून्यता में दिखाई दे रही है। वो बहुत ही हानिकारक है दिल्ली की जनता के लिए। जी, दिल्ली की सरकार ने एमसीडी को परेशान किया है। एक साल तक मैं खुद एमसीडी में हूँ, रोहिणी जोन का चेयरमैन हूँ। अभी तक कोई फंड नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। और आज पिछले कोविड टाइम में अगर धरातल पे किसी ने काम किया था तो एमसीडी के कर्मचारी थे। आज भी एमसीडी के कर्मचारी जो कोविड पेशेंट है उनके घर से पूरा उठाते हैं, रोडों पर सफाई कर रहे हैं। एमसीडी की डिस्पेंसरी में आज भी वैक्सीन लगाई जा रही है। तो ये वही लोग हैं जिनको समय पर नहीं। आज भी कोर्ट फटकार चुका है
कि जो सब्सिडी का बकाया पैसा है दिल्ली सरकार उनको तुरंत रिलीज करे। यहाँ तो मानसिकता पता चलती है कि उनको प्रोत्साहित करना तो दूर, बल्कि सैलरी नहीं दी जाती। तो ऐसी मानसिकता के लोग हैं। आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि दिल्ली सरकार के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और एमपीडी के कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं। जी आइए अब जानते हैं संजीव तिवारी जी के अनुभवों को, आपका क्या विचार है? सबको नमस्कार। जी मेरी नमस्कार। आवाज आ रही है? जी हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल आ रही। जैसा हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं कि संवैधानिक संस्थाएं जो होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, लेकिन जब से मुझे राजनीतिक होश आया ऐसा मुझे धरातल पे दिखता नहीं है। अच्छा। भारत में कोई भी संवैधानिक स्वतंत्र संस्था जो है वो स्वतंत्र नहीं है। उसी में एक चुनाव आयोग भी है। चुनाव आयोग की कोई भी गाइडलाइन जो केंद्रीय शासन तंत्र या राज्य शासन तंत्र ने क्रियान्वित की हो उसका एक भी उदाहरण हमको दिखता नहीं। अभी पूर्व में ही ऐसा ध्यान आया कि बंगाल में इलेक्शन आयोग ने कहा कि सारे चुनावों को एक चरण में कर दिया जाए, लेकिन इसके पश्चात भी तो ये कह देना कि संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं, ये मुझे व्यवहारिक दिखता नहीं है। दूसरी बात, कोरोना जैसी महामारी को अगर देखा जाए तो बिहार, महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों से कई कार्यकर्ता कैंपेन के लिए बंगाल गए, ऐसा हम जानते हैं। अब वो जब कैंपेन के लिए जा रहे हैं तो वो तो वहां से ट्रांसमीटर बन के आ रहे हैं, ये विचार करने की जरूरत थी। और वही लोग पुनः दिल्ली भी आ रहे हैं। हमारे कई मित्र हैं जान पहचान में जो दिल्ली से बंगाल के लिए चुनाव में कैंपेन करने गए थे। बिहार से तो हजारों कार्यकर्ता बंगाल के कैंपेन में गए हैं क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है। राजनीतिक संगठनों का अपना ऐसा सिस्टम है, वो कार्यकर्ताओं के दम पे चलता है। तो अगर कोरोना जैसी महामारी है तो सबसे पहले तो इस पे विचार करना था कि आपने उस ट्रांसमिशन को रोकने के लिए क्या किया। तो इस प्रश्न अभी नहीं कर रहा है, इस पे प्रश्न होना चाहिए था। यही मेरा तो बड़ा ही लाजमी क्वेश्चन से इन्होंने जोड़ा, जो मैं इसमें पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है। आप देखिए चुनाव आयोग जो है सो कब संज्ञान ले रहा है, जब ऑलरेडी सबसे पहले राहुल गांधी जी ने कहा कि ठीक है मैं अभी कोई कैंपेन नहीं करूंगा क्योंकि कोरोना बढ़ चुका है, रैली कोई नहीं करूंगा। अब उसके बाद फिर कुछ दिन बाद ये हुआ कि बीजेपी ने कहा नहीं हम तो रैली करेंगे, और फिर 2-3 दिन बाद ये हुआ कि नहीं हम अगर करेंगे भी तो डिजिटल माध्यम से कर सकते हैं। फिर तीसरा ये हुआ कि ममता दीदी ने मना किया, फिर उसके बाद बीजेपी ने भी मना कर दिया। उसके बाद फिर इनको संज्ञान आ रहा है, चुनाव आयोग को याद आ रहा है कि चलिए अब जो है सो हम इसको फाइनली जो है सो बाइक रैली और इन सब चीजों को बंद कर दें। तो उनका होने का और ना होने का क्या फायदा है? इस तरह से अगर वो आप देखिए मतलब आपने सब जगह पाबंदियां लगा रखी हैं। कंडीशन हो जाए तभी हम एक्शन लेंगे। नहीं, जब तक 2-4 लोग मरेंगे नहीं तब तक हमारे यहाँ तो जब तक मौत ही किसी चीजों को हिला सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्कआउट करेंगे ऐसा इतनी ज्यादा मौत हो गई है तब जाके हम जाग पाए। आलोक सर प्लीज, आप कुछ बोल रहे थे, माफी चाहूंगा कि आप कुछ बोल रहे हैं आलोक सर। नहीं मैं बातें है जैसे मेन मुद्दा तो ये जो कोरोना काल है उसमें सरकार क्या कर सकती है। सबको भी एक अपील करनी चाहिए लोगों से कि कम से कम अभी जो मैडम है उन्होंने बताया कि जो हम सब लोग हैं अवेयर, देखो मोदी जी एक बार बोल सकते हैं कि हम सबको 2 गज की दूरी रखनी है, मास्क पहनना है, सब कुछ बातें। अगर उसका पालन, मैं कहता हूँ कि आज आप 3 दिन के लिए लॉकडाउन खोल दो और लोग बाग आपको इसी तरीके से सब्जी लेते हुए भी दिखेंगे, मार्केट में भी दिखेंगे, बाजारों में भी दिखेंगे, काम करते भी दिखेंगे। कम से कम हमें ये जो चीज है ये हम सबको ही दूर करनी है, हम सबको मिलकर इसको खत्म करना है। खाली इसमें मोदी जी से हम कहें कि सारी चीजें मोदी जी कर दें, वो कहना संभव नहीं है जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं लेंगे। अगर स्वच्छता की मोदी जी ने बात करी तो स्वच्छता के लिए हम सब भी जब पहले गाड़ियों में होते थे हम कूड़ा फेंकते थे, सब कुछ करते थे, मगर जब हमें समझ आया कि नहीं हमें भारत को, अपनी धरती माँ को स्वच्छ रखना है तो हमारे यहाँ बदलाव आया।
इसमें तो एक चीज बदलाव देखो मैं भी ये इंसान से कहूंगी इंसान को हो जाता है। कि जैसे तो मैं आपने यही कहना जी चाहूंगा कि हम सब इसको अवेयर करें, लोगों को और जागरूक करें, अपनी चाहे वो मेड आती है या जो हमारे कर्मचारी हैं, हम उसको बताएं कि इसका कितना बड़ा इफेक्ट है। आज मेरा भी भाई एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर, मेरी भाभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है, कल मैं एडमिट करा के आया, मेरे को पता है कि कितनी परेशानी होती है। कल मैं हॉस्पिटल के अंदर था, उन लोग बागों को देखा जब मैंने, लोग बाग रो रहे हैं, लाइनों में लगे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो देख के मेरा भी रोंगटे खड़े हो गए। ऐसी विपदा दोबारा कभी भारतवर्ष में ना आए। मैं भोले बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जितना जल्दी ये विपदा खत्म हो उतना बेहतर है। मगर आगे के लिए हम सबको जागरूक रहना है। अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे तो ये बीमारी फिर से फैलेगी। इसमें थोड़ा सा मैं ये कहना चाहूंगी कि आम जनता के पास रिसोर्सेज नहीं है। एक तो कोरोना का समय है, ऊपर से कई लोगों के जॉब्स चले गए हैं, मजदूरों के पास काम नहीं है। जब तक वो अर्न नहीं करेंगे, कई ऐसे लोग होते हैं कि जब तक वो अर्न नहीं करेंगे तब तक उन्हें खाएंगे कैसे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी वजह से उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। और अगर मैं जो पार्टी है उसकी बात करूं तो पिछले साल उन्होंने 14 अप्रैल को कुछ मशीनें खरीदी थी सैनिटाइजेशंस के लिए, बट उस सैनिटाइजेशन मशीन का अभी तक वो क्या कर रहे हैं अभी तक वो बिल्कुल नज़र नहीं आई है। इतनी वर्स्ट कंडीशन होने के बाद भी वो जापानीज मशीन कहाँ पर रखी हुई है उसका भी कोई संज्ञान नहीं है। तो इसका संज्ञान कौन लेगा आखिर? सरकार ने बातें बहुत बड़ी बड़ी करी हैं, मैं कहना चाहूंगा, मगर काम करने में बिल्कुल नकारात्मक जो उनकी सोच है, सोच उनकी बहुत ही मतलब कि एक परेशान करने वाली सोच है। मैं खुद एमसीडी में होते हुए, जहां पहले अनेकों फंड एक डेवलपमेंट के लिए मिले जाते थे, आज वो सारे डेवलपमेंट के फंड बंद कर दिए गए हैं। टीचरों को वेतन नहीं मिलता, सफाई कर्मचारी जिन्होंने कोविड के टाइम पर अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों का कूड़ा तक उठाया है, वो जो डॉक्टर जिन्होंने कभी भी अपनी परवाह नहीं करी और निरंतर लोगों के स्वास्थ्य के लिए उनका जल्दी से उनका स्वास्थ्य ठीक हो उसके लिए लगे रहे, ऐसे ऐसे इंसान जिन्होंने काम किया, मैं उनको सल्यूट करता हूँ। मगर दिल्ली की सरकार ने उन सब लोगों का अपमान किया है, उनका वेतन रोकने का काम किया है। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कम हम उन लोगों का सहयोग करें जो आज के टाइम भी काम कर रहे हैं। कल मैं हॉस्पिटल गया, एक गार्ड भी जो होता है, गार्ड जो दरवाजा खोलता है, आप बूढ़ा सा आदमी था कल, तो मैंने खुद देखा कि जहाँ लोग बाग अपने घरों से नहीं निकल रहे, जिसकी रोजी रोटी पूरा अपना परिवार उसकी नौकरी पर निर्भर है, अगर हम लॉकडाउन ज्यादा लगाते हैं, देखो ये सरकार का विषय है कि लॉकडाउन 15 दिन का लगाए, 20 दिन का लगाए, मगर जो भारतवर्ष में उसमें अधिकतर लोग हैंड टू माउथ है, उसमें कम से कम उन लोगों का भी हमें सोचना है कि वो अपनी जीवन कैसे उसको व्यतीत करेंगे। लोगों के लिए बहुत मुश्किल है दिल्ली से अपने गांव जाना और गांव से फिर वापसी दिल्ली आना, क्योंकि जब इतने सारे लोग जाते हैं तो संक्रमण और भी बढ़ता है। तो हर चीज को देखना कि सरकार उस चीज को और बेहतर तरीके से क्या कर सकती है, और ये हमारा भी दायित्व है, हम सब उसको समझाएं, लोगों को बातचीत करें। अगर मैं मेरे पास 5 वर्कर है, मैं कहता हूँ कि आपकी वेतन मिलेगा, चाहे मैं कम दूं वेतन, मगर आप अपना शहर छोड़ के मत जाओ, आपकी देखरेख मैं करूंगा। हम सब सक्षम जो लोग हैं वो मदद कर सकते हैं और कर भी रहे हैं। तो यही है कि इस चीज को हम फैलाएं। हम नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैला देते हैं, बट जो पॉजिटिव बातें हैं उसको हम कहीं तक नहीं पहुंचा पाते। अब सारी चीज़ें एक साइड छोड़ देते हैं और मैं ये पूछना चाहूँगी कि अब आगे क्या मतलब सोचकर लोगों मतलब आप लोग बीजेपी से हैं तो आपका क्या आगे का प्लान क्या है, आखिर क्या करना चाहते हैं अब इस कंडीशन के बाद, जिससे ये जो परिस्थिति है वो सही हो सके? प्रफुल्ल जी कुछ बोल रहे हैं। देखिए, इसमें मैं कहना चाहूंगा शासक वर्ग को भी, और हमारे जो डॉक्टर्स कोरोना से बचाने के काम में लगे हुए हैं। कल अपने बिहार के एक अखबार में पढ़ा, बिहार का जो सबसे बड़ा और नव स्थापित होटल है पटना एम्स, उसके 475 कर्मचारी डॉक्टर सहित कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए। सोचा जा सकता है जो सब हॉस्पिटल का जब पूरा स्टाफ और डॉक्टर कोरोना ग्रस्त हो गया तो फिर वहाँ इलाज कौन करेगा? और कोरोना से हमको ना कुछ आहार बचा सकती है, कोई दवा बचा सकती है, यदि कोरोना से अपनी साधना देश में सब्सिडी हो चुकी है।
वो पॉलिटिक्स जो है जनता को ही ये एक आया हो गया है, जो हमको घर बैठे बैठे सरकार क्या दे रही है। और आज जब कोरोना से बचाव के लिए इंजेक्शन आया, का टीका के साथ आज वही जिनको सबसे प्रमुख बात यह है और जो कॉमन पर स्वीकार कर रहा है यह सभी भारत में चलेगा तो यहाँ की जनता समझ जाए कि इस बीमारी को भगावा और सभी रिश्ता छोड़ के कम 15 दिन अगर देशवासी अपने घर को पकड़ ले, कोरोना का चेन टूट सकता है। हम कस्मों भी हॉस्पिटल में देंगे, अरब का अरब खर्च कर लेंगे, राजा को खर्च होगा और प्रजा का इलाज होता है। यह ऐसी बीमारी है। अभी WHO के माध्यम से या सही जो भी हमारे कश्मीर का एक छात्र अपने अनुसंधान के क्या एक चम्मच काली मिर्च एक चम्मच ऑडिबल सर नहीं है। अब मैं पूछना चाहूंगी एक जिम्मेदार व्यवसायी के रूप में विविध टेक्नो से मिस्टर विकास जी, आप बताइए कि लोगों को आखिर आईटी के कुछ ऐसे फ्री टूल्स होते हैं कि क्या वो इस समय यूज कर सकते हैं अपनी अर्निंग्स करने के लिए? देखिए, आईटी के तो बहुत सारे टूल्स हैं अर्न करने के लिए, लेकिन इट कैन नॉट बी रीच इमीडिएटली टू द इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले क्या ऑप्शंस है? हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन ये है कि हम अपने आप को सेफ एंड सिक्योर करें। आज अगर हम अपने आप को जीवित रख पाते हैं तो हम जीविकोपार्जन के लिए कुछ कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला आइडिया ये है कि हम जो है सो अपने आप को लिमिटेड करें, लिमिटेड करके जो है सो अपना जो एक्सपोजर है सोशल में वो थोड़ा सा कम करें। आज हम ऑनलाइन ये सारे जो डिबेट हम मैनेज कर रहे हैं, ये विदाउट हैविंग एनी काइंड्स ऑफ मतलब ये पूरा सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोग मैनेज करके कर रहे हैं। तो ये चीज जो है सो इमीडिएटली जनता को समझना पड़ेगा कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फैक्टर में। और दूसरा क्या है कि आपका जो प्रश्न था जीविकोपार्जन के लिए, तो जीविकोपार्जन एक प्रोसेस है। ये इस प्रोसेस को जो है सो वी कुड नॉट चेंज इमीडिएटली। आज जो है तो हम आईटी के माध्यम से किसी को जोड़ दें या फिर कुछ और ऐसा कर दें, ये एक डे वन में चेंज नहीं होने वाला है। ये जिसके पास जैसा जो व्यवस्था है, अगर कोई ठेला चलाता है तो वो ठेले से ही अपना इनकम मैनेज करेगा। या फिर कोई अगर और एक ऐसा बंदा है जो आईटी में बैठ के कर सकता है तो उसका ये प्रोसेस सेट हो चुका है जिससे कि वो अर्निंग कर रहा है। लेकिन आज के डेट में सभी प्रोसेस में थोड़े से व्यवधान आए हुए हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं आईटी में हम लोग हैं तो हमारे पास वी कैन अर्न मनी। Yes, we are also facing the same kind of losses as the other businesses are doing. तो जो businesses में जो losses आ रहे हैं वो secondary है। सबसे पहला मानवता है। मानवता हमारे लिए, मनुष्यता सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम एक भी आदमी को बचा सके वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कल मेरे पास एक वीडियो आई थी, आज सुबह आई थी, मैं मिस कर गया। वो वीडियो इतना भयानक था, मतलब आप देख लें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है, पीने का पानी नहीं है, 2 दिन से पीने को पानी नहीं है। और इन्होंने बड़ा अच्छा, अभी प्रफुल्ल जी ने कहा कि पटना के एम्स में ऐसा है कि सारे के सारे डॉक्टर्स और जो उसके सेवक कर्मी थे वो सारे के सारे कोरोना से इम्पैक्टेड हैं। तो हु विल सर्व द कम्युनिटी? और ये ऐसा भी नहीं है कि इमीडिएटली कोई आपका इलाज करके मिल जाएगा और आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। ये एक लंबी लड़ाई है। तो लंबी लड़ाई के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, हमारे लिए प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा। इसमें बहुत ज्यादा जो जरूरी है वो गार्जियनशिप की है। गार्जियनशिप इसमें होना पड़ेगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति इसमें आनी पड़ेगी। टाइम इन्होंने लिया है। मैं संजीव जी, मैं आपकी बात पे आता हूँ, मतलब मैं अभी आपको समय दे रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा था कि मोदी जी ने समय लिया है, 15-20 दिन का जो उन्होंने डिले किया, लेकिन आज
आज वो आज दिखाई देता है इच्छा शक्ति, जब जर्मनी से हमारे पास ऑक्सीजन की कमी पूर्ति हो रही है, बाहर कई जगह से प्रोवाइड हो रहा है। ऐसा ही इच्छा शक्ति टाटा ने भी दिखाया, रिलायंस ने भी दिखाया कि उनके पास जो ऑक्सीजन के सिलेंडर्स थे वो उन्होंने जमा कर दिए। और आपको याद होगा कि अभी 4 दिन पहले ही जन मीडिया टीवी पे सबसे पहला कार्यक्रम हमने ऑक्सीजन को लेकर दिखाया था कि प्रयागराज के डीएम ने जितने भी सिलेंडर्स हैं वापस मंगवा लिए हैं जी। और ऑक्सीजन की किल्लत ना हो पाए प्रयागराज में, उसको वो पूरी तरह से बंदोबस्त कर रहे थे। तब किसी न्यूज चैनल पे ऑक्सीजन के बारे में नॉलेज नहीं था, लेकिन जन मीडिया टीवी में ये पहली बार हम लोगों ने दिखाया। तो आज जो है सो राजनीतिक इच्छा शक्ति केवल और केवल मानवता को लेके होना चाहिए। जीविकोपार्जन सेकेंडरी है, एस्पेक्ट है, और वो धीरे धीरे करके मैनेज हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले जान है तो जहान है, ये सबसे पहला मंत्र मोदी जी ने दिया था, इसको आज भी कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसे राजनीतिक शक्ति से ही हमें जो है सो आगे जाके बढ़ के जो है सो काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट आज अपना जीवन यापन सेकेंडरी है, जीवन हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। संजीव जी प्लीज, आप कुछ कह रहे थे। संजीव जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन भी है कि आप एक फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं, आपका इसमें योगदान क्या है? कोरोना जैसे फैल रहा है इतना ज़्यादा, तो उसमें आप लोग जो आपका फाउंडेशन है वो क्या कर रहा है इस समय? जी, मैं बताऊंगा, उससे पहले मैं 2 बातें और बताना चाहूंगा जी। कि एक तो जो ये महामारी आई है, इस महामारी के पश्चात एक और महामारी आने वाली है, आर्थिक महामारी। जी। जैसा कि अभी सर ने कहा कि हमारे लिए सबसे पहले है, और अगर हमारी भावना ये है कि इस महामारी से कोई ना मरे, तो हमारी भावना ये भी होनी चाहिए कि कोई भूखे भी ना मरे। तो इस आर्थिक महामारी में अब हम ये भी देखने वाले हैं कि ये कब तक चलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो भूखों मरने वाला है। तो ये शासन की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो रोटी कपड़ा मकान, ये तो हमारा अधिकार है, और ये तो कम से कम शासन मुहैया कराए। इसी प्रकार से अब ये इसको विचार करना है कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि ये शासन की जिम्मेदारी है कि कोई भूखे ना मरे, और उसके लिए एक तो महामारी से भी लड़े और दूसरी तरफ भूख से भी लड़े। तो ऐसे तो ये तो व्यवहारिक नहीं है कि एक व्यक्ति महामारी से भी लड़ रहा होगा और भूख से भी लड़ रहा होगा, ये व्यवहारिक नहीं है। एक व्यक्ति महामारी से भी लड़ेगा और कपड़े और मकान के लिए भी लड़ेगा, तो ये कहीं से व्यवहारिक व्यवस्था नहीं है। ऐसे में ये शासन की जिम्मेदारी है कि भोजन वस्त्र आवास की जो सुविधा है इस महामारी के दौरान, जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसके लिए हमको संघर्ष ना करना पड़े। ग्रामोदय फाउंडेशन इस पूरे महामारी के दौरान एक जन जागरण का काम कर रहा है कि सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए शासन के जो गाइडलाइन है उसको इसको समाप्त करें। किसी को और कुछ बोल रहे हैं या फिर इसको समाप्त करें? आलोक जी से मैं एक क्वेश्चन पूछना। आलोक सर। जी भाई सर। अच्छा, मैं सर ये आपको जानकारी चाहूंगा कि जो रोहिणी का अभी एरिया है उसमें भी आपने बताया कि जैसे आपके आस पड़ोस में भी काफी इसको तेजी से फैल रहा है, तो उसमें एमसीडी आपकी तरफ से मतलब किस तरह के कार्य कर रही है, कैसे उसको जो है असर को कम करने के लिए आप लोग भागीदारी उसमें कर रहे हैं? एमसीडी का बहुत ही पहले भी जो कोविड हुआ था उसमें भी एमसीडी का बहुत मुख्य रोल रहा था, और आज भी एमसीडी का मुख्य रोल है। पहला तो एमसीडी जितने भी कोविड पेशेंट पॉजिटिव हैं उनके घरों से तो कूड़ा लेने का काम है वो एमसीडी कर रही है। कहीं भी ज्यादा केस पाए जाते हैं तो सैनिटाइजेशन का काम भी एमसीडी कर रही है। डिस्पेंसरी वहां भी वैक्सीन लगाने का काम एमसीडी कर रही है। रोडों पर सैनिटाइज हो, सफाई हो, गंदगी ना हो, उसका भी काम एमसीडी कर रही है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एमसीडी ने हमेशा से ही कोविड में अगर किसी ने फ्रंट लाइन में काम किया है तो ये सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात लगे रहते हैं, जो गाड़ियां कूड़े की गाड़ियां हैं जो घरों से कूड़ा लेकर आती हैं, उनका भी परिवार है, उनका भी सब कुछ है, वो सब इसमें लगे हुए हैं। और मैं ये पूछना भी चाहूंगा कि आपके माध्यम से मैं ये दिल्ली सरकार के जो इतने बड़े बड़े दावे हैं वो क्या कर रहे हैं के टाइम पर,
वो भी अपना बता दें कि उन्होंने क्या किया है। अनफॉर्चुनेटली इस बार हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता तो थे, लेकिन उनका मिस आउट हो गया। नेटवर्क की कनेक्टिविटी की वजह से वो कनेक्ट नहीं हो पाए, नहीं तो हमें वो आंसर जरूर दे नहीं, आई पाते। थिंक अगर वो मैं चाहूंगा आइसोलेट हो एक गए बार हैं ये क्योंकि सवाल उनके आप ही पास करें जवाब नहीं कि थे। जहाँ पर मैं एमसीडी इतना काम कर रही है तो दिल्ली सरकार क्या कर रही है। दिल्ली सरकार ने इतने सारे सेंटर जो खोले हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक जिसको बोलते हैं, वो पता नहीं कैसा क्या क्लिनिक है वो, और वहां पर एक भी कोई ऐसा काम नहीं हो रहा। आप दिल्ली सरकार से पूछिएगा कि जो टेस्ट है उसको क्यों बंद कर दिया गया। लोग बहुत परेशान हो रहे हैं टेस्ट कराने के लिए। किसी को भी बुखार है तो भी वो ये चाहता है इसका परिवार टेस्ट हो जाए ताकि जो अन्य घर वाले हैं वो सुरक्षित रह सके। तो वो टेस्ट को भी बंद करा दिया गया है उसको। तो ये तो साफ साफ जाहिर होता है कि दिल्ली सरकार चाहती थी कि जो असली जो उसमें संख्या है उन लोगों के बीच में है। आप सभी गेस्ट जो भी आए हुए हैं हमारे स्टूडियो में, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और जन मीडिया की तरफ से आप सभी का आभार। धन्यवाद।